हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, ऑसम। चलिए, सो चैंपियंस, प्रीवियस क्लास हमने बात की थी अबाउट द बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे चार्ज कैरियर्स के मोशन में आने की वजह से आपको करंट मिलता है, बट हाँ, से गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा। ये हमने सीखा था। हमने कंसेप्ट सीखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसके बेसिस पे पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिफाइन है, एंड दैट इज ओम्स लॉ। जी हाँ, आप अच्छे से जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, बट डेफिनेटली हम थोड़े एडवांस तरीके से इसको देखेंगे, बिकॉज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एंड फाइनली हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये रहने वाला है आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ निखिल छाबड़ा, एंड मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके खुद के चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। आइए, सो द टॉपिक इज ओम्स लॉ। एक बेसिक बट येट वेरी पावरफुल लॉ, ओम्स लॉ। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट मिस्टर ओम, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक लॉ दिया था। बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था बिटवीन दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जिसमें से करंट पास कर रहा होगा, एंड द करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो V और I के बीच में रिलेशनशिप इज गिवन बाय मिस्टर ओम। तो वो उसको हम देखते हैं ओम्स लॉ की फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, for a conductor of given material, the potential difference applied across the ends of a conductor is directly proportional to the current passing through the conductor। आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा एंड अकॉर्डिंगली कितना करंट पास कर रहा है उस कंडक्टर में से, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का। जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। डेफिनेटली आपने इस पे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, 10th क्लास में। सो मैथमेटिकली ओम्स लॉ सिंपली आपसे ये कहता है। अच्छा, इसमें आपको प्लीज एक चीज और नोट करनी है, वो मिस नहीं करनी है। कीपिंग ऑल अदर कंडीशंस, keeping all other physical conditions, a physical condition like temperature, same, आपको टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करना है, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम देखेंगे आगे जाके कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर जैसी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखना है, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट प्रोपोर्शनल होंगे। अदरवाइज फिर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, फिर करंट और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल नहीं आएंगे। तो फिलहाल हमने टेम्परेचर फिक्स करा हुआ है, हमारा कंडक्टर का मटेरियल गिवन है, हमें पता है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो मैथमेटिकली वी कैन से V which is a potential difference applied across the ends of the conductor। जैसे हमारा ये कोई कंडक्टर है, एक सिंपल वायर के फॉर्मेट में हमने ले लिया, ये इसके दो एंड्स हो गए, यहाँ पे हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, लेट अस से V। तो इसके ऐसे कुछ करंट पास करेगा यहाँ से, लेट अस से करंट पास कर रहा है I। सो वी कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड वी नो वेरी वेल, जब भी प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है यहाँ पे R, एंड R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ
द कंडक्टर। ये जो भी कंडक्टर है, चाहे वो वायर है या रॉड है, वट एवर इट इज, वो कुछ ना कुछ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो उस प्रॉपर्टी को ही हम, उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली आपको डिफाइन करता है कि वो गिवन मटेरियल, वो गिवन कंडक्टर कितना करंट को फ्लो करने पे रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय आर, जिसकी ऐसा यूनिट आप अच्छे से जानते हैं कि वो ओम होती है। अगेन इन द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ मिस्टर ओम, इनके नाम के हिसाब से इसकी ऐसे यूनिट दी गई है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो सिंपल सी चीज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके। चलते हैं इसमें आगे। अच्छा, प्लीज कीप नोट कि जो आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज फिक्स्ड। फिक्स मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कि आपने कितने मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है। एंड सिमिलरली ये डिपेंड नहीं कर रहा है हाउ दिस, या व्हाट इज द पोलैरिटी, मैं व्हाट कर दूंगा, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं एक फिगर की हेल्प से। इसलिए कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है कुछ इस टाइप से, आपने इसका कनेक्शन किया पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका कनेक्शन किया नेगेटिव टर्मिनल से, फिर आपने क्या करा, रिवर्स कर दिया पोलैरिटी को। अब आपने कनेक्शन करा नेगेटिव टर्मिनल का और पॉजिटिव टर्मिनल का, एंड ए और बी के साथ। यहाँ पे भी वही एंड्स थे ए और बी, बट आप देख सकते हैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। तो पोलैरिटी को रिवर्स करने से सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। मोर ओवर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपने 2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करा, यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करा, बट दोनों ही केसेस में, सिनेरियो 1 हो या सिनेरियो 2 हो, दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम आएगा। एंड मोर ओवर जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ को सीधा सीधा फॉलो कर रहे हैं। इनके लिए ओम्स लॉ सिंपली क्या है, एक रिलेशनशिप है जो कि आपको पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल का आप कुछ भी मैग्नीट्यूड अप्लाई करते रहिए, अकॉर्डिंगली करंट भी इंक्रीज होता रहेगा, बट आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, जो कि इस लाइन की स्लोप से भी पता चल रहा है। आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में देख सकते हैं, जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है और जो करंट आया है, अगेन उनका जो रेशियो है वो सेम है, चाहे वो पॉइंट ए और बी हो, सी और डी हो, वटेवर, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्लोप सेम रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस सेम रहेगा। और ऐसा मटेरियल जो होगा दैट विल बी अ ओमिक कंडक्टर। अभी जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे तो इनको हम डिटेल में और देखेंगे कैसे कैसे चेंज होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स के अलावा भी कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बेसिकली हम उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। उनके लिए V वर्सेस I ग्राफ कैसे का दिखता है ये भी हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बेसिक चीज ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे समझ लिया, यूनिट इसकी हमने यहाँ पे समझ ली है। चलते हैं एक बार आगे की तरफ और समझते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। So factors affecting the resistance of a conductor। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर का? तो फर्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस is directly proportional to the length
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर की लेंथ क्या है, अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी थिक वायर आपकी, उतना ही कम रेजिस्टेंस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स विल गेट अ फ्री पाथ। उनके पास ज्यादा पाथ अवेलेबल है ट्रेवल करने के लिए अगर एक बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है तो। थर्ड इज, जिसके हम डिटेल में बात भी करेंगे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन the material of the conductor। मटेरियल क्या है उस कंडक्टर का, बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी, या इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ही होगा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंबल क्या रहता है रेजिस्टेंस का, बेसिकली एक जिगजैग लाइन से आप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक फिक्स रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। एंड सिमिलरली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आपके पास रहता है जिसमें आप सिंपली एक एरो साइन बना सकते हैं। दीज आर द टू टर्मिनल्स। ये क्या है, यह है आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड ये वाला है आपके पास फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे। तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, सो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। एंड जैसे आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है इक्वल टू के साथ रो, वेयर रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है कंडक्टर, वो कॉपर का है, वो निकल का है, वो किसी अलॉय लाइक नाइक्रोम का है। जैसे अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें नाइक्रोम और कॉपर की, तो अगर नाइक्रोम की एक वायर है लेंथ L की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड कॉपर की एक वायर है उसकी भी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, पर तब भी नाइक्रोम की वायर का रेजिस्टेंस R डैश will be equal to 60 times the wire 60 times the resistance of copper wire। तो अगेन मटेरियल पे डिपेंडेंसी यहाँ पर आ जाती है। अगर RCU रेजिस्टेंस दिखा रहा है कॉपर वायर का, तो R डैश रेजिस्टेंस दिखा रहा है नाइक्रोम वायर का, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तब भी रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि मटेरियल इज गोइंग टू अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड हेंस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है। एक दो और छोटी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कंडक्टेंस की, जिसको डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल G से। इट इज सिंपली दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली कोई मटेरियल कितना इजीली अलाउ कर रहा है चार्ज कैरियर्स को मूव करने में, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। और ऐसे अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि ओम इनवर्स। ओम इनवर्स एक्साइटिंगली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को OHM यानी कि MHO भी लिखा जा सकता है, मो। एक और टर्म रहती है इसके लिए साइमन, डिनोटेड बाय कैपिटल S। तो इन तीनों तरीके से आप कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी एक और चीज आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा से हम डिनोट कर लेते हैं। इट इज सिंपली इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं MHO मो मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। आप कोई भी यूनिट चूज कर सकते हैं। दीज आर दी SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, बट प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बाद इन सिंबल्स का यूज करते हुए हम जरा समझ लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, एंड दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, हम अच्छे से जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। सो पोटेंशियल V इज सिंपली इक्वल टू E इंटू L, इसका भी हम यूज करेंगे। हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फिर से ओम्स लॉ का, दैट V इज इक्वल टू IR। सो हमारे पास आ जाता है दैट V इज इक्वल टू I इंटू रो L डिवाइडेड बाय A। V को हम पुट कर सकते हैं E इंटू L शुड बी इक्वल टू I बाय A इंटू रो L। तो आप देख सकते हैं L इज गेटिंग कैंसल्ड ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास सिंपली क्या बच जाता है दैट E is equals to I divided by A into rho. So E अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, I by A इज करंट डेंसिटी, जिसको हमने J से डिनोट किया था, into rho. So इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी into रेजिस्टिविटी, बट वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उसी की हेल्प से हमने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज रेफर द लास्ट वीडियो, ये वाली, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि करंट डेंसिटी क्या होती है। सो दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी, एंड एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके CBSE एग्जाम में, MCQ टाइप। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू दैट ऑफ करंट डेंसिटी? सिंपली रेजिस्टिविटी। तो इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, और अब जरा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। अगर हमें किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मटेरियल किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। क्या वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, या एक सेमी कंडक्टर होगा। अच्छा, बाय द वे सेमी कंडक्टर एक टॉपिक है जो आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सिलेबस ऑफ क्लास 12। फिलहाल बात करते हैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स में कि हम मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, बेसिकली रेजिस्टिविटी की वैल्यू। सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है या सबसे पहले टाइप के जो मटेरियल हमारे पास आते हैं, दोज आर नोन एज कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स क्या है? दे हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। ये अच्छे से कंडक्ट करते हैं करंट को व्हेन एवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देयर एंड्स, पर इनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। ये कुछ वैरी करती है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। अब सारे मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट जनरली हम जानते हैं सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है। ऑफ कोर्स महंगा है तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अपनी वायर्स बनाने के लिए। हम जनरली यूज़ करते हैं किसको? कॉपर को और एल्यूमिनियम को। सो ऑल दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, और इन सब मेटल्स में भी कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड वाइडली टू मेक दी वायर्स। सिल्वर की वायर्स हम नहीं बनाते हैं। बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पे हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर इनकी वैल्यूज़ की बात भी की जाए तो कॉपर की वैल्यू कुछ होती है अराउंड 1.7 × 10⁻⁻⁶
8 ओम मीटर। ऐसे एल्यूमिनियम की बात करें तो इसकी वैल्यू कुछ 2.7 के आसपास होती है, इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसलिए कॉपर जो है एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर है। इसलिए आपने देखा होगा वो जनरली एड्स में ऐसा बोलते हैं, जो अब फैन परचेज करने जाते हैं या एसीज परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 100% कॉपर वाइंडिंग। तो 100% कॉपर वाइंडिंग क्यों वो कह रहे हैं, बिकॉज कॉपर की अगर वाइंडिंग्स होंगी तो दैट विल बी अ गुड कंडक्टर और आपकी करंट की, आपकी बेसिकली पावर की सेविंग्स आपको मिल पाएंगी अगर आप एक कॉपर का कंडक्टर यूज करेंगे। एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं फॉर पावर ट्रांसमिशन लाइंस टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एंड अगर सिल्वर की बात की जाए, ऑफ कोर्स महंगा तो है बट इसकी कंडक्टिविटी भी सबसे अच्छी है या रेजिस्टिविटी सबसे कम है। इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कुछ 1.5 1.6 के आसपास रहती है, इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सो ये हो गए कंडक्टर्स। सेकंड कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो आती है इंसुलेटर्स की। सो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ये भी फिर क्या होते हैं, ये भी आयोनाइज हो जाते हैं, ये भी पोलराइज हो जाते हैं, जैसा कि हमने सीखा था अपनी प्रीवियस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट फिलहाल हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लास के बारे में, हम बात कर रहे हैं माइका के बारे में, हम बात कर सकते हैं किसी हार्ड रबर के बारे में। तो ये सब भी क्या है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए जनरली जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होनी चाहिए वो 10⁻⁴ ओम मीटर से बड़ी होनी चाहिए। इनके लिए जो वैल्यू होती है वो कुछ लाई करती है 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻14 ओम मीटर तक, विच इज अ वेरी हाई वैल्यू, हेंस दे आर इंसुलेटर्स। एंड जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है यहाँ पे वो आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स जैसे एग्जांपल है हमारे पास जर्मेनियम, तो सिलिकॉन। इनके लिए अगर हम बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी जो होगी किसी भी सेमीकंडक्टर की, दैट शुड बी लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ इंसुलेटर एंड ऑफ कोर्स मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। इनके बीच में जो वैल्यूज लाई करती है 10⁻⁴ ओम मीटर से कम होगी और 10⁻⁻6 ओम मीटर से ज्यादा होगी। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी विल बी समवेयर लेस देन 10⁻⁴ ओम मीटर एंड शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ना तो ये अच्छे कंडक्टर्स हैं और ना ही ये अच्छे इंसुलेटर्स हैं। डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों नहीं कर पाते हैं पूरे तरीके से। एक पूरा चैप्टर आएगा, एक पूरी यूनिट आएगी इसके बारे में, एंड दैट वुड बी दी लास्ट यूनिट, तो वहां पे हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम इतना बात ध्यान में रख सकते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर्स एंड दैट ऑफ कंडक्टर्स। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यार जो हमें रेजिस्टर्स मिलते हैं, हम जो लैब में यूज करते हैं, अब वो किस मटेरियल के बने होते हैं। जनरली वो होते हैं एलॉयज के। तो अगर हम रजिस्टर्स के बारे में बात करें, इनफैक्ट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स भी देखें अगर, अब रजिस्टर क्या है, कोई ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, सिंपल सी बात। तो आप जो कमर्शियल रजिस्टर्स यूज करते हैं, जो हमें लैब में दिखेंगे या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वायर बाउंड, जिनमें वायर्स का यूज किया जाता है, वायर बाउंड रजिस्टर्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज अ वायर बाउंड रजिस्टर। एंड दूसरे होते हैं आपके पास कार्बन रजिस्टर्स, वो भी आप इधर देख पा रहे हैं। सो वायर बाउंड रजिस्टर में देखा जाए तो एक इंसुलेटिंग बेस लिया जाता है। इसलिए आपने अपने लैब में रियोस्टेट देखा होगा, उसके ऊपर एक ऐसे की वायर बाउंड की जाती है, काफ़ी लंबी। यहाँ पे स्पेसिंग आपको दिख रही है, बट वहाँ पे क्या होगा, बहुत पास रहती है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। अब ये वायर किसकी बनी होती है, ये किसी एलॉय की वायर होती है। ये एलॉय हो सकता है आपका कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन
एक एलॉय और होता है नाइक्रोम, इन सब का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनके लिए क्या रहता है, इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो। आप काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर इसको ऑपरेट कर सकते हो बिना किसी वेरिएशन के। बट हाँ, एक इनकन्वीनियंस भी होती है इनके साथ कि अगर आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसका डीमेरिट क्या है, एक हायर, या हायर नहीं कहेंगे हम, लॉन्गर कहेंगे, लॉन्गर वायर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन हायर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ये इनका एक डीमेरिट है। बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं होती है कांस्टेंट एंड मैग्नीन या नाइक्रोम जैसे एलॉयज के लिए, तो इनका हम यूज करते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स को बनाने के लिए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में, तो नाम से पता चल रहा है कार्बन का तो यूज होना ही चाहिए। सो कार्बन ब्लैक लिया जाता है इसके अंदर, और कुछ रेजिन लिया जाता है, रेजिन का पाउडर बाइंडिंग करने के लिए। क्ले का यूज किया जाता है, इसको मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, हीट करते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, फिर इनको हम डिफरेंट शेप्स दे देते हैं। कुछ सिलेंड्रिकल शेप का भी दे सकते हैं, कुछ आपने देखा होगा जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे थे, यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप की शेप भी दे देते हैं। बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर यूज होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, छोटे से भी होते हैं, बहुत बड़े भी बना सकते हैं। तो इनका एडवांटेज ये है कि आप एक बहुत छोटी वैल्यू से लेकर विच इज़ वेरी स्मॉल से लेकर एक काफ़ी बड़ी वैल्यू तक, मिलियंस ऑफ ओम तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर जाने का मतलब है बहुत लंबी वायर चाहिए, यहाँ पे आप मिली ओम से लेकर किलो ओम, मेगा ओम तक भी जा सकते हैं। तो ये इनकी बेस्ट पार्ट है। दूसरी बात अच्छी जो है इनके बारे में कि ये कॉम्पैक्ट साइज एंड शेप के होते हैं, तो आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में। सो ये दो तरह के रजिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। कुछ ज़्यादा ही डॉट्स लगा दी। चलिए, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। इस डेरिवेशन में हमारे पास क्या है, हम जानते हैं, अच्छा बाय द वे करंट होता है NEAVD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा हुआ है दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाय M इनटू टाउ। टर्म्स आप यहाँ पे जानते हैं, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E is the charge on one electron, N है free electron density और tau है average relaxation time। अच्छा बाय द वे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अपॉन M इनटू टाउ। ये रिलेशनशिप को अगर वापस यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है करंट I इज इक्वल्स टू NEA मल्टीप्लाइड बाय EV अपॉन L इंटू M इंटू टाउ। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस I को नीचे लेकर आते हैं तो आपके पास आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वेयर A इंटू टाउ इज इक्वल टू V बाय I। बेसिकली हमने क्या करंट को नीचे ले आए, बाकी सब चीज़ों को वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वेयर A इंटू टाउ। बट हम जानते हैं V बाय I इज इक्वल टू R एज पर ओम्स लॉ, तो हम ML अपॉन NE स्क्वेयर A टाउ को लिख सकते हैं रेजिस्टेंस R, और रेजिस्टेंस R जो होता है दैट इज इक्वल टू रो L बाय E। सो ML अपॉन NE स्क्वेयर A इंटू टाउ इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L बाय A। सो ये L A और A गेट्स कैंसल, तो आपका बच जाता है रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वेयर इंटू टाउ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है मास ऑफ द चार्ज कैरियर पे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि अफेक्ट करेगा रेजिस्टिविटी को,
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट ही रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट रहता है, और टाउ विच इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हमें चीज़ें पता चल रही हैं कि जो रेजिस्टिविटी रो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये दो पैरामीटर्स अफेक्ट करेंगे रेजिस्टिविटी को, और दोनों कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। वहीं से हमारा टाइटल आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो इसको एक बार ज़रा समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स में भी हम बात करते हैं मेटल्स के लिए जो कि अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मेटल्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वो रिलेटिवली कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। और मेटल्स एट कांस्टेंट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रिलेटिवली कांस्टेंट रहने वाली है, बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज से फॉर एग्जांपल, फिर से आपने एक वायर को देखा, आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपनी पोजीशन में ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो आयन्स होंगे वो अपनी पोजीशन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, इनका कोलिजन इन आयन से बढ़ जाएगा, आपस में कोलिजन बढ़ जाएगा, जिससे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल, अभी हमने देखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। जैसे आप रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हेंस वी कैन से द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रो इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या आता है, लीनियर डिपेंडेंसी आती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप भी होता है, resistivity at any temperature T is equal to resistivity at any standard temperature rho naught 1 plus alpha T minus T naught। यहाँ पे T naught क्या है, कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, से 20 डिग्री सेल्सियस का। T टेम्परेचर आप कह सकते हैं न्यू टेम्परेचर, जहां तक हमने इसको बढ़ा दिया। अल्फा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होगी आपके पास डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। रो टी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, at temperature T degree Celsius या T Kelvin, and rho naught resistivity at any standard temperature, at standard temperature। Champions, please do not get confused with this rho naught। rho naught का मतलब ये नहीं कि resistivity 0 डिग्री सेल्सियस पे है, रो नोट का मतलब है रेजिस्टिविटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, या जो हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टेम्परेचर्स भी हो सकते हैं, बट होगा कोई लोअर टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा एक रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर लिया जा सकता है। कई बार ये रो नोट रेजिस्टिविटी जो होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है, बट रो नोट का मतलब ये नहीं कि हमेशा 0 पर ही होगी, वो 0 पर हो सकती है, गिवन होगा वो हमें न्यूमेरिकल में, बट रो नोट स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली रेजिस्टिविटी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि कंडक्टर्स के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एंड हेंस वी कैन ऑल्सो से रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे, देखते हैं जरा इंसुलेटर्स के लिए, या इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स के लिए भी साथ में ही देख लेते हैं।
सो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट सेमीकंडक्टर्स, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। किसी भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अगेन ये रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा जब हम यूनिट पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की। जस्ट टू गिव अ फेयर आइडिया, रेजिस्टिविटी के लिए हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाय kb इनटू t। ऐसे कुछ रिलेशनशिप आगे जाके दिखेगा हमें, जहाँ पर Eg कुछ एनर्जी गैप होगा, कुछ एनर्जी से रिलेशनशिप होगा इसका, kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहता है, T यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। बट मोटा मोटी मोरलेस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमने देखा वो रिलेशनशिप रो इज इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट में देखें तो रेजिस्टिविटी अगर हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर T तो वो कम होती जाएगी। एंड दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ साथ, वेयरएज मेटल्स के केस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। तो ये बात होगी इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए डिपेंडेंसी रेजिस्टिविटी पर। एंड फाइनली हमने एक छोटी सी चीज स्टार्टिंग में देखी थी, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ओमिक कंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ होगा बिटवीन V एंड I दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। आप पोटेंशियल की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। तो दिस इज अ ओमिक कंडक्टर जो कि मेटल्स होते हैं एट रिलेटिवली लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। क्यों? बिकॉज अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आप जानते हैं। तो किसी भी मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर जाके ये मेटल्स भी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेटल था, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था, बट जैसे ही इसका टेम्परेचर काफ़ी बड़ा हुआ 200 केल्विन, 400 केल्विन से 600 केल्विन, तो इसके बाद ये वेरिएशन दिखाना शुरू कर देगा। अब इसका ग्राफ जो होगा V वर्सेस I ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। सो अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बदल चुकी है ये मेटल ही, बट आपने हाई करंट दिया, हाई वोल्टेज के आने की वजह से ये ओम्स लॉ को छोड़ देगा। एंड सिमिलरली अगर नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए जो करंट वर्सेस पोटेंशियल रहता है वो ग्राफ जो है अगेन एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। जैसे किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड डेफिनेटली हम फिर से पढ़ेंगे इन द यूनिट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए भी क्या रहता है, V वर्सेस I ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। सो ये बेसिक सा डिफरेंस ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बीच में। और मेटल्स भी ओमिक कंडक्टर तभी रहेंगे जब वो लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। हाई वोल्टेज पे जाते ही ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने ओमिक कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देते हैं। सो ये सिंपल से कंसेप्ट्स, इन पे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लास में। तो इनको आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके आप नोट्स बनाइए अपने एंड पे, इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तब तक मजे कीजिए, पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।